हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट फोर्स वीडियो में, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन होगा पहला, भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का परीक्षण किया जिससे भारत चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ गया है इस तरह की लॉन्चिंग को लेकर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अग्नि प्राइम। ठीक है, अग्नि प्राइम। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट रेंज की ये मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है। फर्स्ट ट्रायल था, ये फायर किया गया है इसको रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से। तो किसने परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एसएफसी ने किया, यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने भी ये लॉन्च किया। तो इस तरीके से ये लॉन्चिंग हुई है। ये रेल आधारित है और ये सफल परीक्षण जो है ना अग्नि प्राइम का किया गया है। ठीक है, कब हुआ है? 25 सितंबर को हुआ है अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण। अब सवाल होगा कहाँ पर किया गया, तो कहाँ किया गया इसके बारे में एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो सरकार के द्वारा जारी नहीं की गई है। ओके, उम्मीद ये जताई जा रही है कि ओडिशा में जो चांदीपुर है ना वहाँ पर यह परीक्षण ये किया गया है। ओके, तो इससे क्या फ़ायदा होगा इस मिसाइल सिस्टम से और रेल आधारित वो भी सिस्टम से? तो क्या होगा कि ये तेज़ी से, मतलब देश में अलग अलग जगह पर छिपा के रखा जा सकता है, इसको कम दृश्यता होगी, यानी विजिबिलिटी कम होगी और बहुत तेज़ी से हम अपनी सिक्योरिटी को महत्वपूर्ण आयाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके ज़रिए भारत सरकार ने अपनी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण स्थिति पैदा कर ली है, बना लिया है। ओके, तो ये रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, इसका महत्व क्या है? तो इसके परीक्षण से एक चीज़ तो है ना कि भारत जो है वो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया इसके उन सब ने ही इससे पहले किया था। ओके, तो अब होगा कि जो भारत है, अब भारत के दो चुनौतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पाकिस्तान का है और एक है कहाँ का? एक है आपको चाइना का। ठीक है, तो ऐसा कि अब अगर मिसाइल को कहीं ले जाया जाता है आमतौर पर तो फिर वो सैटेलाइट से निगरानी की जा सकती है, लेकिन अगर रेल बेस्ड है तो उसकी निगरानी बड़ा ही असंभव है। ओके, वो पूरा सिस्टम जो है वो इस तरीके से चल रहा होता है। आपने ये वाला वीडियो देखा ना, ये इस तरह से पैक है और ये खुल गया और फिर मिसाइल जो है वो लेटा हुआ था, वो इस तरह से आया और वो फिर लॉन्च कर गया इस तरीके से। ओके, तो ये कनस्तर सिस्टम पर आधारित है। तो ये सील बंद होता है, कंटेनर में है, मौसम प्रतिरोधी भी है, तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। रोड मोबाइल जो संस्करण है उसका वो तो ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय सेनाओं के द्वारा, लेकिन ये अब रेल आधारित है जो अलग अलग क्षेत्रों में अब मिसाइल को कहीं ले जाकर रख दिया गया वहाँ पर चुपचाप, अब वो पड़ा हुआ है और हमारे सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है। जब हमें लॉन्च करना है, अगर युद्ध का खतरा है या युद्ध की स्थिति है, तो उस समय हमने इसको लॉन्च कर दिया। तो ये एक ख़ास चीज़ है ये। ओके, अब बात करते हैं अग्नि प्राइम जो है ना, इसके क्या खूबियाँ हैं। अब प्राइम की खूबियाँ हैं, इसकी रेंज करीब करीब 2000 किलोमीटर है, जो इसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM बनाता है। ये न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। और ये मिसाइल जो है ना 2 चरणों वाली ठोस ईंधन आधारित है, जिसमें बेहतरीन गाइडेड सिस्टम है, बेहतरीन प्रपल्शन और मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल सिस्टम भी इसमें शामिल है, यानी MARB, जो इसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने में मदद करता है। ओके, और ये 2 चरणों वाली कनस्तरीकृत ये मिसाइल है। ये एक साथ कई सारे हथियार ले जा सकता है। इस पर 1500 से 3000 किलोग्राम वजन के हथियार लगाए जा सकते हैं। हल्की है, सटीक मार कर सकती है और इसको कंपोजिट मटेरियल का उपयोग करके बनाया गया है, जो इसके वजन को कम कर देता है और रेंज को बढ़ा देता है। ठीक है, तो कोल्ड लॉन्च सिस्टम का उपयोग करता है, जिससे ये मिसाइल पहले कनस्तर से बाहर निकलती है, फिर लॉन्च होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि 2 तरह के मिसाइल होते हैं, एक क्रूज मिसाइल होता है और दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो ये क्या है ना, देखिए जैसे ये अर्थ है। ओके, और जो क्रूज मिसाइल होती है वो इस तरह से उड़ती है और धरती के बेहद करीब से उड़ते हुए टारगेट पर हमला कर देती है, जबकि ये जो
IRBM है, और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये है क्या, ये अंतरिक्ष में जाती है, मतलब पृथ्वी की जो निचली कक्षा है वहाँ पर, और फिर यहाँ जहाँ सैटेलाइट वगैरह घूम रहे हैं, जा रहे हैं, और ये वहाँ पर रहेगी, और उसके बाद फिर ये आकर अटैक कर सकती है जो टारगेट एरिया है वहाँ पर, एक साथ कई जगहों पर अटैक कर सकती है, और ये अपनी दिशा को बदल भी सकता है। तो इससे क्या है, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है अगर दुश्मन देश में, तो वो इसको मार गिरा नहीं सकता है, बल्कि ये सीधा होगा। और चूंकि रेल पर आधारित है, इसलिए अब ये एक्चुअल में इसका पोजीशन कहाँ पर है इसका पता लगाना बड़ा ही मुश्किल होगा दुश्मन के लिए। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है, एक जगह मिसाइल सिस्टम रखे रहते हैं, वहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, आमतौर पर ये रहता है। अब एक जगह एक बार आपने लॉन्च कर दिया तो उसमें क्या खतरा है कि दुश्मन को पता चल गया कि यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है। ओके, अगर आपने यहाँ से लॉन्च किया, ठीक है, और तो पता चल गया, तो ऐसे में क्या है, दुश्मन यहाँ आके अटैक कर सकता है, जिसे रशिया और यूक्रेन के मामले में हो रहा है कि जैसे ही यूक्रेन से एक मिसाइल लॉन्च होता है, रूस क्या करता है, उस पर 10 मिसाइल वहीं पर उसी जगह पर लॉन्च कर देता है, तो यहाँ नेस्तो नाबूद करता है, तो फैसिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब रेल में क्या है, रेल बेस्ड है, कुछ यहाँ रखा हुआ है, इधर रखा हुआ, इधर रखा हुआ, एक यहाँ से लॉन्च हुआ, उसके बाद इसका काम ख़त्म। अब अगर यहाँ टारगेट भी होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरा इधर से लॉन्च हुआ, तीसरा इधर से लॉन्च हुआ, चौथा उधर से लॉन्च हुआ, ये फ़ायदे जो है ना वो इसमें है। तो सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रेल मोबाइल लॉन्च सिस्टम जो है वो दुश्मन की जो पहली स्ट्राइक है उससे बचाव प्रदान करती है, क्योंकि ट्रेनों को बहुत आसानी से और तेज़ी से इधर से उधर ले जाया जा सकता है। और भारत की जो नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको भी मौजूद करता है, मतलब उसको मजबूत करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्वदेशी पहल है आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, अभियान के तहत DRDO जो है ना वो इसको डेवलप किया हुआ है। तो अग्नि सीरीज की जो है ना कई सारी मिसाइलें हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, ठीक है, अग्नि 4, अग्नि 5 भी है, और एक अग्नि प्राइम है। ये जो मिसाइल सिस्टम है वो मिसाइल प्रोग्राम के रीढ़ के तौर पर भी जाना जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है भारत का, कौन सा है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP, तो उससे ये विकसित हुआ है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें आपने जाना। ओके, अग्नि 5 जो है ना उसकी तो बहुत ज़बरदस्त मार है, 5000 किलोमीटर दूर तक। ओके, अच्छा, इसमें है ना एक जो चर्चा की हमने कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और DRDO ने मिलकर इसको लॉन्च किया। ठीक है, इसको टेस्टिंग की है। तो DRDO के बारे में तो आप जानते हैं, जो कि मिसाइल और बहुत नए नए हथियार ये सब डेवलप करने का काम करता है, रिसर्च करने का काम करता है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का क्या काम होता है, इससे रिलेटेड भी सवाल हो सकते हैं। इसको देखिए 4 जनवरी 2003 को बनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान, और ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है वो इंडियन आर्म फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उसका एक संयुक्त कमांड है, और ये इसको कभी कभी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। ये जो है ना स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ये देश के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं खास तौर पे, तो उन सब के भंडारण यानी स्टोरेज और उसका प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के लिए ये जिम्मेदार है, ये लॉन्च कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बातें रहीं। अब इससे रिलेटेड UPSC, स्टेट PCS के प्रीलिम्स में सवाल हो सकते हैं, उसको हम आखिर में लेंगे। ठीक है, इन सब सवालों को एक एक करके हम लेंगे आखिर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। प्रश्न यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न है कि आखिरकार विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ये जो है दिवस, ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 26 सितंबर को मनाया जाता है, और ये पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस है, मतलब दुनिया की पर्यावरण स्वस्थ रहेगा इसके लिए। और इसकी थीम क्या है इस बार? इसकी थीम इस बार स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग, यानी क्लीन एयर हेल्दी पीपल, ये है इस बार की थीम। ये थीम जो है ना वो एयर पॉल्यूशन और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से, जो धुएं धूल, इन सब की वजह से क्या है ना, सांस की समस्या होने, श्वसन, बहुत सारे रोग हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में जागरूकता पैदा करना और स्वच्छ वायु के महत्व के बारे में बताना, ये है इस थीम का जो उद्देश्य है।
ठीक है। तो विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य मतलब पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण से रिलेटेड जो स्वास्थ्य है उसको, ठीक है। और इसको जो है ना 2011 में इस दिवस को स्थापित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य फेडरेशन के द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा। और फिर उसके बाद 2011 में जो है ना वो मतलब उसी के दौरान तय हुआ, उसके बाद 11 में ही ये 26 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि नवरात्र के अवसर पर स्पेशल ऑफर चल रहा है। शार्प लर्निंग ऐप पर हजारों स्टूडेंट्स ने इसका लाभ उठाया है। छूट चल रही है 75% तक, और इसके ज़रिए तमाम कोर्सेज के प्राइसेस अभी कम हैं। बस कुछ दिन और नवरात्र तक की ये ऑफ़र है, उसका ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही मामूली से प्राइसेस में तमाम कोर्सेज हैं। अभी ये बेसिक मेंबरशिप है मात्र 99 रुपीज़ में। करंट फोर्स की तैयारी शानदार हो जाती है। बेसिक में एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। ISPCS करंट फोर्स जो काफ़ी महंगा हुआ करता था मात्र 150 का है। 72वीं BPSC का प्रीलिम्स मेंस दोनों का बैच मात्र 3000 रुपये में है। पूरी टीम तैयारी कराती है। BPSC का तो पिछली बार जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ तो हमारे क्वेश्चन ज़बरदस्त ढंग से टकराए थे, वो वीडियो भी आपने ज़रूर देखा होगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। 71वीं BPSC का आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, इसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे बहुत जल्दी। हिंदी VOD है स्पेशल, वर्ल्ड ज्योग्राफी लाइव क्लासेस चल रही हैं इसकी, इंडियन ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड है, पॉलिटी है, CGL, UPSI, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप D, सारे बैचेज अवेलेबल हैं। तो बेसिक मेंबरशिप इसमें PDF, वीडियो, टेस्ट ये सब कुछ मिलता है पिछले 2 सालों के और अगले 1 साल तक। और PDF बहुत ही शानदार होता है, उसमें वीडियो के लिंक भी होते हैं ताकि आप कोई चीज़ अगर विजुअली देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वो भी देख लें। कई तरह के PDF होते हैं, वन लाइनर, MCQ को नोट्स होता है आपके लिए। और दूसरा है PCS मेंबरशिप प्लान जो कि UPSC, BPSC, स्टेट PCS, UP PCS इन सब के लेवल का है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, ये भी देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। 72वीं BPS का फाउंडेशन बैच चल रहा है। नया बैच अब बैच 2 जो है वो क्लासेस शुरू होने वाली हैं। पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच है, इंडियन ज्योग्राफी का जो रिकॉर्डेड बैच है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का लाइव बैच चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिकॉर्डेड बैच है, तो ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप है, ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोरक्को में भारत की पहली विदेशी रक्षा सुविधा का उद्घाटन किसने किया? आंसर क्या होगा? राजनाथ सिंह और अब्देल लतीफ़ लोदी। तो ये मोरक्को में वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, ये अब्देल लोदी, और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है 23 सितंबर को। तो मोरक्को के बैरेकिड में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL उसकी फैक्ट्री वहाँ पर लगाई गई है और उसका उद्घाटन वहाँ पर किया गया है। तो किसी भी भारतीय कंपनी का ऐसा पहला संयंत्र है जो विदेश में शुरू हुआ है, ठीक है, विदेश में शुरू हुआ है। तो ये सवाल जो है ना इस तरह से भी बन सकता है कि विदेश में शुरू हुआ ऐसी पहली कंपनी का, भारतीय कंपनी का नाम बताएं जो विदेश में जो ना वो रक्षा सुविधा का उद्घाटन किया है, मतलब डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री का वहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये मोरक्को में किया गया है, टाटा के द्वारा है, और टाटा की जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, उसके द्वारा, ठीक है। तो इसके वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म ये सब बनाए जाएंगे, बख्तरबंद प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे ताकि अगर वॉर जोन में जाते हैं तो उससे सैनिकों को सुरक्षा प्रदान हो सके। टोही, कमांड पोस्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो ये मोरक्को में पहली बार ये स्थापित किया गया है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल गर्दन वाले फलारोप दुर्लभ प्रजाति के पक्षी को पहली बार सितंबर 2025 में किस अभयारण्य में देखा गया, किस सेंचुरी में देखा गया? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा ये नंजरायण पक्षी अभयारण्य, ठीक है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तिरुपुर में स्थित है ये, ठीक है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं कि ये स्पॉट किया गया, पहली बार देखा गया है। और ये जो है ना वो पक्षी है लाल गर्दन वाला फलारोप, एक दुर्लभ प्रजाति की पक्षी है और पहली बार तमिलनाडु के नंजरायण पक्षी अभयारण्य जो कि तिरुपुर में है
वहाँ पर ये देखा गया है। ठीक है, तो ये सितंबर में झील में इसकी उपस्थिति रही है और इसको सुरक्षित रखने के लिए कोशिशें सरकार के द्वारा की जा रही है। ये छोटा जलचर पक्षी है और ये आमतौर पर क्या है ना कि ये उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के आर्कटिक क्षेत्रों में ये प्रजनन करता है। ओके, और पक्षी सर्दी के महीने में ज़्यादातर ये दक्षिण पूर्व के देशों में ये बिताता है और भारत में तमिलनाडु में ये देखा गया है। ओके, तो ये पक्षी है और इसका जो नाम जो है ना, ये लाल गर्दन वाला फलारूप है ये नाम इसका। ओके, ये इस तरह का है, आमतौर पे ये दिखता है लेकिन ये स्पेशल ये देखने को मिला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। प्रश्न होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में प्रगति की कौन सी भी बैठक की अध्यक्षता की जिसमें लगभग 65,000 करोड़ रुपए की 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई है? इसका आंसर क्या होगा? पहले आंसर बताते हैं। 49th ये मीटिंग हुई है। अब ये प्रगति है क्या? ठीक है, ये प्रगति आखिर है क्या? प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है? प्री एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसको कहते हैं प्रगति। मतलब सरकार की एक पहल है, ये कोई योजना वगैरह नहीं है, एक इनिशिएटिव है जो कि किसी भी सरकारी जो योजना है, जो बड़े बड़े जो परियोजनाएं हैं वो टाइमली पूरा हो सके, उसको गवर्नेंस सही से हो सके, यानी मतलब वहाँ कोई गड़बड़ी ना हो सके। तो इन सब के लिए ये प्रगति नाम की एक पहल है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस पर नज़र रखी जाती है तमाम चीज़ों पर। तो पिछली जो मीटिंग हुई ना वो 24 सितंबर को हुई है, प्रगति की 49th मीटिंग हुई है और महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं उन सब की समीक्षा की गई, वहाँ देखा गया। इसमें होता क्या है ना कि वो पूरी तैयारी रखी जाती है। ठीक है, पूरी तैयारी रखी जाती है कि इस मीटिंग में दिखाने के लिए कि वहाँ जिस चीज़ की मीटिंग हो रही है तो वहाँ पर ड्रोन की व्यवस्था है, वहाँ से सैटेलाइट के जरिए वो सिग्नल्स आ रहे हैं, तो उस सब की एक जगह बैठकर दिल्ली में और ये पूरी निगरानी हो जाती है। और प्रगति में क्या है, तमाम राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं, वो सब इसमें शामिल रहते हैं इस इनिशिएटिव में। तो जिस राज्य की योजनाओं की समीक्षा हो रही है जो कि केंद्र प्रायोजित है, यानी केंद्र सरकार ने भी अगर कोई फंड दिया है तो उसकी निगरानी का काम ये सब प्रगति के जो दौरान किया जाता है, प्रगति की इस मीटिंग के दौरान किया जाता है। यानी प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब प्रो एक्टिव गवर्नेंस मतलब सरकार जो है काफ़ी एक्टिव है, और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी समय पर वो कार्य पूरा हो, तो इसी को प्रगति कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। तो अभी जो समीक्षा की गई कई सारी परियोजनाओं की, जैसे खनन हो गया, रेलवे से रिलेटेड हो गया, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारे, बिजली से रिलेटेड, इन सब चीज़ों पर ये जो ना तय किया गया है। प्रगति जो है ना इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था कब? ये 25 मार्च को हुआ था और प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, और टाइमली चीज़ें जो है बेहतरीन ढंग से हो जाए, ये है, इसकी मीटिंग लगातार होती रहती है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन जो है ना ये जो लिखा हुआ है कि ये कौन सी भी बैठक हुई जिसमें 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की, ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा। सवाल जो है ना आपको प्रगति से बन के आ सकता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, ये प्रगति से रिलेटेड हो सकता है कि ये प्रगति पहल जो है आखिर किस चीज़ की पहल है, तो आपको उसमें से आंसर में से चूज करना है कि ये प्रगति पहल जो है वो जो तमाम जो परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उस पर निगरानी रखने, उसको टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करने, पूरा हो सके, इन सब पर नज़र रखने के लिए एक इनिशिएटिव है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक एस.एल. भैरप्पा, उनका निधन हो गया 24 सितंबर 2025 को, तो होगा कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ भाषा के, वो उम्र संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे, समस्याओं से, और कई महीनों से इलाज चल रहा था। तो कन्नड़ जो भाषा ना उसके सबसे अधिक पढ़े जाने वाले वो लेखकों में से एक है, उस भाषा में लिखे गए चीज़ों पे। ओके, तो 94 ईयर के थे, पद्म भूषण, पद्मश्री और भी बहुत सारे सम्मान उनको मिल चुके हैं। उपन्यास के प्रति बहुत ही उनका डेडिकेशन था। पहला उपन्यास उनका भीमकाय था जो कि 1958 में आया था। 25 उपन्यास लिखे थे, कई भाषाओं में
उस उपन्यास का ट्रांसलेशन भी हुआ था और चर्चित भी रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने DGFT ने भारत के विभिन्न मुक्त व्यापार समझौते के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत किए बिना किस प्रकार के आभूषणों के आयात पर सितंबर 2025 में प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब कि बिना परमिशन के अब वो आभूषण नहीं आ सकते हैं। देखिए, पर्यटक के तौर पर जा रहे हैं तो उसके लिए जो परमिशन है ना कि इतने ग्राम सोना, इतने ग्राम चांदी, वो सब लाने का, तो वो ला सकते हैं। ये परमिशेबल लिमिट है कि आप पहन के इतने तक ला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर उनके आयात की बात हो रही है पूरी तरीके से। इसका आंसर क्या होगा? चांदी। ठीक है, तो ये चांदी को लेकर सख्ती लगाई गई है क्योंकि उससे क्या है, आप मतलब चांदी के जो सादे चांदी के जो आभूषण है उसके आयात में भारी वृद्धि हो गई थी, बढ़ोतरी हो गई थी। तो ये नोटिफिकेशन 24 सितंबर को सरकार के द्वारा जारी किया गया। सादे चांदी के आभूषण अगले वर्ष यानी 31 मार्च तक आयात पर प्रतिबंध रहेगा। ठीक है, तो क्या है, चांदी वैसे आ सकती है लेकिन आभूषण को लेकर, क्योंकि आभूषण के आयात बहुत ज़्यादा हो रहे थे और उसकी वजह से फिर यहाँ की जो इंडस्ट्री है उस पर प्रभाव पड़ रहा था। और प्लस एक बात ये भी है कि आयात जो है ना, वो आयात बिल बहुत बढ़ रहा था। भाई आप चाहे सामान कुछ भी मंगवाएं, ओके, तो अगर आप सामान तेज़ी से मंगवा रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो उससे क्या हो रहा है, हमें डॉलर तो देना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, तो ये वृद्धि हो रही थी। तो उसको लेकर ये भी पता चला कि जो चांदी के आभूषण ज़्यादातर थाईलैंड से आयात किए जा रहे हैं। और जून 2025 अप्रैल से जून 2025 के बीच में भारत ने थाईलैंड से लगभग 51 मिलियन डॉलर के चांदी के जो आभूषण है वो खरीदे थे। और ये जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा था, बढ़ोतरी करीब 3 गुने से भी ज़्यादा देखी गई थी पिछले वक्त के दौरान का। तो ये बदलाव ये किया गया है। ठीक है, कुछ डेटा मैंने यहाँ भी दे दिया है, जो डेटा आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस अरब देश में QR कोड आधारित UPI सेवा सितंबर 2025 में शुरू की है? तो कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? कतर। ठीक है, दो ही ऐसे अरब देश हैं जहाँ पर UPI जो है ना वो ऑलरेडी चल रहा है। एक तो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और दूसरा है ये कतर जो कि सितंबर में शुरू हुआ है। तो UPI शुरू कर दिया गया वहाँ पर। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो जो इंटरनेशनल NPCI जो है ना, जो NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी अंतर्राष्ट्रीय एक इकाई है, उसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो उसी ने जो है ना कतर नेशनल बैंक के साथ साझेदारी की और फिर ये जो है QR कोड आधारित UPI सेवा को वहाँ पर लॉन्च कर दी गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? जो भारतीय पर्यटक हैं ख़ासतौर पे, तो वो वहाँ अगर जा रहे हैं तो उसके ज़रिए भी आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। ओके, अच्छा, अगर हम देखेंगे अभी तक UPI सुविधा कहाँ पर प्रदान की गई, तो 8 देश हैं ऐसे। देखिए, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका, UAE और कतर, सितंबर में कतर। ओके, तो ये हुआ है। अच्छा, इससे पहले ना कुछ महीने पहले त्रिनिदाद और टोबैगो की भी खबर आई थी और मैंने करंट अफेयर्स में उसको शामिल भी किया था। लेकिन जो NPCIL है ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके जो अपडेट है उसमें त्रिनिदाद और टोबैगो को नहीं रखा गया है। अब हो सकता है, दरअसल पिछली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे तो उस दौरान ये बातें हुई थी। हो सकता है फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ हो या शुरुआत नहीं हुई हो, प्रोसेस चल रहा है वहाँ पर लॉन्च करने का। लेकिन जो खबरें आई थी उसमें ये थी कि त्रिनिदाद और टोबैगो जो है ऐसा 8वां देश बन गया है जहाँ पर UPI लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन NPCIL की वेबसाइट पे या उनके जो अपडेट हैं उसमें ये कतर भी अपडेट आ गया है, लेकिन त्रिनिदाद और टोबैगो नहीं है। और जो अभी जो खबरें आई हैं आपको बताऊं कि ये ड्यूटी फ्री ये हो गया UPI नाउ, तो ये
कई सारे अखबारों में ये 8वां देश बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि त्रिनिदाद और टोबैको में यूपीआई की व्यवस्था करने का काम चल रहा होगा और जल्दी ही उसका फिर से ऐलान किया जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये सिर्फ ये 8 देश जो है ना वो देखेंगे हम लोग, ओके। तो ये महत्वपूर्ण बात आपने जान लिया। कतर के बारे में जान लेते हैं। कतर वहाँ पर जो चीफ होते हैं वो उनको कहते हैं अमीर, और अमीर का नाम क्या है? शेख तमीम बिन हमद अल थानी। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। राजधानी दोहा है, जहाँ पर अभी हाल ही में इज़राइल ने जो है ना वहाँ पर हमास के सेंटर पर हमला कर दिया था, ठीक है। अब मुद्रा वहाँ पर चलती है कतरी रियाल। और चलिए मैप भी रखा हुआ है, दिखा देते हैं हम आपको। प्यारा भारत रहा अपना, और ये मिडिल ईस्ट या कहें वेस्ट एशिया है, और उसी में ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये है कतर, ठीक है। ये वाला ये कतर है, दोहा राजधानी है उसकी, ओके। ये कतर हो गया। ये कौन सी खाड़ी है? पर्सियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, AFC फुटबॉल एशियन कप 2026 क्वालिफायर में भारत ने किस देश को हराकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय फुटसल जीत हासिल की है? AFC फुटसल एशिया है, ठीक है, फुटबॉल नहीं है। AFC फुटसल। अब कहेंगे फुटसल क्या होता है, पहले इसका आंसर बता दूं। आंसर क्या होगा? ये होगा मंगोलिया, ठीक है। भारत ने मंगोलिया को हराकर ये पहली जीत हासिल की है, ठीक है, क्वालिफायर में, एशियन कप 2026 क्वालिफायर में, ओके। तो ये जो आयोजन है वो कुवैत में हुआ था, ओके। तो अब हम जानते हैं कि ये फुटसल है क्या। फुटसल जो है ना एक फुटबॉल जैसा ही खेल है, लेकिन फुटबॉल से छोटे से मैदान में होता है और बहुत तेज गति से खेला जाता है। और इसमें 5 ही खिलाड़ी होते हैं, बस 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीम होती है, और बास्केटबॉल के आकार के कोर्ट में इसको खेला जाता है, ठीक है। और ये एक छोटी और भारी लेकिन कम उछलने वाली जो गेंद होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये गोल करना होता है फुटबॉल की तरह ही। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फुटसल कहते हैं, ठीक है। फुटसल कहते हैं, मतलब फुटबॉल का छोटा भाई कह सकते हैं इसको, ठीक है। फुटबॉल का छोटा पैक कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN, तो उसने किस खाड़ी क्षेत्र में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने का प्रस्ताव जो है ना औपचारिक रूप से अपना लिया है? आंसर क्या होगा इसका? पाक खाड़ी, पाक बे जो है ना वहाँ पर, ठीक है, पाक बे। अब पाक बे है कहाँ पर? ये देखिए आप, पाक बे कहाँ पर है? ये जो तमिलनाडु का इलाका है ना, और आप ऐसे मैं आपको बताया तो ये देखिए, ये भारत है और यहाँ पर है श्रीलंका, ठीक है, यहाँ जाफना है। तो ये जो इलाका है ना यहाँ वाला, ये जो बे है इसको कहते हैं पाक बे, ठीक है। पाक जल डमरू या पाक खाड़ी कहिए इसको। तो यहीं पर जो स्थित है उसी वहीं पर जो है ना वो पहले डुगोंग संरक्षण क्षेत्र जो है ना वो मान्यता दी है। जल जीव है ये डुडोंग उसी को, ठीक है। तो उसका फोटोग्राफ भी मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये है डुडोंग। तो ये इसको समुद्री गाय भी कहते हैं, ठीक है। डुगोंग को क्या कहते हैं? समुद्री गाय भी कहते हैं। तो इसकी संख्या जो है ना उसमें प्रभाव पड़ा है, और कई सारे पर्यावरणीय खतरे हैं जो उनके रहने के नुकसानदायक मछली को पकड़ने के तरीके, तो इस तरह की चीज़ों पर हो रहा है, असर हो रहा है। तो इसलिए IUCN ने नई तकनीक, मतलब उसने तारीफ भी की है कि भारत सरकार जो है ना वहाँ पर
अभयारण्य बनाकर सेंचुरी घोषित करके और इसके संरक्षण का काम जो है वो कर रही है। समुद्री घास के मैदान फिर से उगाने के लिए बांस, नारियल, इन सब की रस्सियों के बनाए ढांचे का उपयोग वहाँ पर किया जा रहा है, सहारा दिया जा रहा है, ताकि ये जो है समुद्री गाय जो है डुगोंग, ये वहाँ पर बेहतर ढंग से वो रह सके। ठीक है, तमिलनाडु सरकार की एक तरह से ये पहल है जिसको केंद्र सरकार ने भी सहायता दी हुई है। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, तो उन्होंने कहा है कि ये IUCN के द्वारा जो ये किया गया है, आपका मान्यता दी गई इस रिज़र्व को, के प्रस्ताव को, मतलब औपचारिक रूप से अपना लिया है इस प्रस्ताव को, तो इससे जो है ना ये जो जीव है, ठीक है, ये समुद्री स्तनधारी जीव है, तो इसके संरक्षण में एक बड़ा कदम हुआ है और उससे और सपोर्ट मिलेगा इसके ज़रिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट ये बात रही। चलिए अब क्या करते हैं ना, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम पहले प्रश्न पे चलते हैं और पहले प्रश्न में हम लोग ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन था ये अग्नि प्राइम वाली जो हम लोगों ने चर्चा की थी, उसमें क्या क्या क्वेश्चन वो बन सकता है, ये सब देखते हैं। तो अब हम पहले क्वेश्चन पे आ गए हैं और ये जो प्रश्न है, ये जो पूरा टॉपिक है, ये किस तरह से UPSC प्रीलिम्स में और स्टेट PCS के प्रीलिम्स में किस तरह से सवाल आएंगे वो देखिए। यहाँ क्या कहा गया है कि इन कथनों पर विचार करें। अब क्या क्या कथन है आपके। अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर होने से यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM की श्रेणी में आती है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान को लक्षित करती है, लेकिन चीन के कुछ हिस्सों को भी कवर कर सकती है। अब इसमें दो चीज़ है, एक तो ये इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है जो मैंने बताया था, और इसकी रेंज कितनी है, 2000 किलोमीटर तक की है। ओके, मुख्य रूप से मतलब भारत ये नहीं कह रहा है कि हम पाकिस्तान को ही टारगेट करेंगे, लेकिन लक्षित तो है। ठीक है, चीन के कुछ हिस्सों को कवर कर सकता है। चीन का इलाका बहुत बड़ा है, ठीक है, तो 2000 किलोमीटर तक हम जा सकते हैं, तो चीन के भी कई सारे इलाके तक पहुंच सकते हैं, तो फिर ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, एक कथन सही है। दूसरा क्या है, रेल आधारित लॉन्चर का सफल परीक्षण भारत को रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल करता है, तो ये तो सही है। अब आगे क्या कर रहा है, लेकिन यह सिस्टम ठोस ईंधन के कारण ही संभव है, क्योंकि तरल ईंधन वाली मिसाइलें रेल पर असुरक्षित रहती हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि अग्नि प्राइम जो है ना वो ठोस ईंधन पर आधारित है, ठीक है, वो तरल ईंधन पर आधारित नहीं है। लेकिन ये तो नहीं कहा गया कि तरल ईंधन पर आधारित जो मिसाइलें हैं वो रेल पर नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तरल ईंधन की जो मिसाइलें हैं ना, रूस वगैरह में वो लिक्विड ईंधन से भी मिसाइल को वहाँ लॉन्च किया जाता है, रूस ने बनाया हुआ है इस तरह की चीज़ें। तो फिर क्या होगा, इसमें कुछ आंशिक तौर पर सही है, कुछ गलत है, तो इसलिए इसको हम पूरी तरह से गलत कथन कहेंगे। समझ रहे हैं आप। अब तीसरा क्या है, DRDO और SFC। अब DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, SFC क्या है, मैंने आपको बताया था, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड। तो उसके संयुक्त परीक्षण से यह लॉजिकल अनुमान निकलता है कि मिसाइल अब इंडक्शन चरण में है, मतलब अभी शुरुआती चरण में है, उसको लॉन्च किया गया है, लेकिन रोड मोबाइल संस्करण पहले से शामिल हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था जब मैं इस टॉपिक पर बता रहा था कि इसका रोड मोबाइल संस्करण ऑलरेडी है और भारत ने उससे लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा आंसर, 1 और 3 आंसर होगा। तो 1 और 3 कहाँ गया, ये वाला D वाला, केवल 1 और 3 ये सही आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। अब एक और प्रश्न लेते हैं ऐसे ही जो बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, एक तरह से ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी। ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। हम लोग क्या है, अग्नि प्राइम मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो भारत की रक्षा नीति के विकास को दर्शाती है। अब क्या कि जो घटनाएं हुई ना उनको व्यवस्थित ढंग से तार्किक क्रम में रखना है। ओके, तो पहला क्या है, IGMDP, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका प्रारंभ। तो हालांकि ये नहीं बताया था मैंने कब शुरू हुआ था, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जब ये बातें हो रही हैं तो क्या है, ये 1983 में
शुरू किया गया था, जो भारत की जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी नींव थी एक तरह से, ठीक है, भारत के मिसाइल प्रोग्राम की। तो ये कब की बात हो गई? 83 की बात हो गई, 1983 की। फिर आप देखते हैं कि अग्नि 1 का पहला परीक्षण किया गया है। तो अग्नि 1 का जो परीक्षण है वो 1989 में किया गया था, ठीक है, 89 में, ये 83 में, ओके, 1989 में किया गया था, जो IGMDP यानी इसका ही एक हिस्सा था। अब अगला क्या है? MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जो ये सदस्यता, इसके बारे में भारत की सदस्यता, ये क्या है? ये ना G7 कंट्रीज़ के द्वारा ये तैयार किया गया था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मतलब कि मिसाइल टेक्नोलॉजी ज़्यादा देशों में ना फैल जाए इसके लिए, ठीक है। और इसकी सदस्यता दी जाती है, करीब 28 या 30 सदस्य हैं। तो 2016 में भारत को सदस्यता मिली थी, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी। इससे क्या होता है कि निर्यात क्षमता प्रदान होती है। अगर MTCR का कोई मेंबर नहीं है ना, तो वो दूसरे देश को मिसाइल नहीं बेच सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाबंदियां लग सकती हैं। तो ये भी सही है। ये कब हुआ था? ये 2016 की बात है, 2016, ठीक है। अब अगला क्या है? अग्नि प्राइम का रेल आधारित परीक्षण किया गया है, तो अभी सितंबर 2025 में किया गया है, ठीक है, 2025 में किया गया। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी मिसाइल का विकास जो है ना वो हो रहा है। तो देखिए, अग्नि प्राइम का जो परीक्षण किया गया है अभी, तो ये सब क्या है? ये सब आत्मनिर्भर जो भारत है 2020 में लॉन्च किया गया था। आत्मनिर्भर भारत कब किया गया था? 2020 में। तो इस तरीके से क्या है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की बात है। तो 83, फिर 89 में ये हुआ अग्नि परीक्षण 1 का, फिर MTCR में भारत ने सदस्यता ली 2016 में, फिर अग्नि प्राइम का रेल आधारित परीक्षण हुआ 2025 में, ओके, ये परीक्षण हुआ। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी मिसाइल का ये विकास किया गया है, नहीं डेवलपमेंट किया गया है। तो इस तरह से कैसे रख सकते हैं? तो 1 नंबर पर इसको रख सकते हैं, उसके बाद 2 नंबर ये रख सकते हैं, फिर ये 3 नंबर रख सकते हैं, ठीक है, 25, ये 4 नंबर इसको रख सकते हैं, और 5वां नंबर इसको रख सकते हैं। तो देखिए, A, B, C, E और D कौन सा है? A, B, C, E, D, हाँ, ये जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा, ये वाला A। तो इस तरह से ना दिमाग चकराने वाले प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो ऐसे ही आपको जवाब देना है सोच के, तार्किक तरीके से, ठीक है। तो हम लोग ये सारे PDF में भी मैंने दिया है, और जो मैंने बताया ना कि इस तरीके से ये भी मैं दे दूंगा कि ये क्यों, ये वाला जो आंसर है वो क्यों सही है, ये भी मैंने बताया। अब चले आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि मेंस में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो मेंस में ये ना GS पेपर जो 3 है ना, उसमें इस तरह से सवाल आएंगे कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इस चैप्टर से प्रश्न क्या है यहाँ पर? अग्नि प्राइम मिसाइल की हालिया रेल आधारित परीक्षण भारत की सामरिक डिटरेंस नीति को कैसे मजबूत करता है? दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में इसके निहितार्थों की चर्चा करें। तो मैंने आपको बताया ना, एक तो बताना है आपको कि अग्नि प्राइम का परीक्षण सितंबर में किया गया है, रेल आधारित किया गया है, और इससे फ़ायदा क्या है कि हम अपनी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। हम रेल पटरियों पर कई जगह पर अलग अलग लोकेशन में मिसाइल रख सकते हैं, और जब हम चाहें तब लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च तो हम एक सेंटर पर रख के भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमने लॉन्च किया, फिर दूसरी जगह से लॉन्च किया। मतलब अभी की जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है कि अगर दुश्मन कहीं से लॉन्च कर रहा है तो हमें उसका लोकेशन पता चल जाता है, और हम उसको मार कर सकते हैं। ऐसा ही दुश्मन के साथ भी होता है ना, दुश्मन भी तो पता कर लेता है कि कहाँ से लॉन्च किया गया। अब हमने एक मिसाइल को एक जगह रखा, फिर 1 किलोमीटर बाद दूसरी जगह दूसरे मिसाइल को रखा, या 500 मीटर दूर तीसरी मिसाइल को रखा, एक से लॉन्च किया, उस जगह की जब ज़रूरत ख़त्म हो गई, अगर मिसाइल आता भी है दुश्मन का, मार दे, क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा अगला तो है ही रखा हुआ।
तो ये सब फ़ायदे होते हैं। ट्रक आधारित भी ऐसा ही होता है, रोड आधारित भी फ़ायदामंद यही होता है। लेकिन रोड आधारित में क्या है, ट्रकों का पता चल जाता है सैटेलाइट से। ट्रेन में क्या है, ट्रेन जा रही है ना, उसी में ये मिसाइल भी रखा हुआ है, तो पता नहीं चलता है। ऐसे में हमारी जो दक्षिण एशिया में सुरक्षा को जो चुनौतियाँ मिलती हैं, पाकिस्तान से मिलती है मेजर चुनौती, और फिर चीन से चुनौती है। हम पूरे उस क्षेत्र में हम वहाँ पर अपनी मिसाइलों को रख सकते हैं, और ये हमारी जो रक्षा है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, उसको बहुत ही मजबूत करता है। ये सारी चीज़ें ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के सफल परीक्षण से भारत की रक्षा नीतियों में क्या परिवर्तन आया है, इसके सामरिक लाभों एवं चुनौतियों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। चुनौतियाँ भी हैं, लाभ भी हैं। इसके सामरिक चुनौतियाँ जो हमें मिल रही थी, तो हमने अपने भी डेवलप की, चीन ने ऐसा किया हुआ रेल आधारित, तो वो हमने रक्षा रणनीति में परिवर्तन किया कि हम किस तरीके से अपने मिसाइल को अग्नि प्राइम जो हमने बनाया है उसको लॉन्च कर सकते हैं। अग्नि प्राइम छोटे मिसाइल है लेकिन लंबी दूरी मार कर सकता है, और ये जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। साथ में चुनौतियां हैं, चुनौतियां जो दूसरे देशों से हैं, रेल की पटरियों पर हैं। ये सब चीज़ों को हम इस पर डिटेल में दे सकते हैं जो मैंने बताया। तो पीडीएफ में काफ़ी कुछ डिटेल में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो शानदार ये चीज़ें रही। एक बार फिर से मैं ये लॉन्चिंग दिखा देना चाहता हूँ। ओके, और इसी के साथ इस वीडियो में विराम लेते हैं और फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके, और ऑफ़र चल रहा है, शार्प लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं आप। बाय।